हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जो पिछली वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया था वो थी संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, यानी कि डीपीएसपी से संबंधित। और ये जो वीडियो है उन्हें डीपीएसपी से संबंधित है, लेकिन उनके वर्गीकरण के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, जिससे कि दोनों वीडियोस के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश हो सके और आप अच्छे तरीके से इस वर्गीकरण को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया गया है। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों से तात्पर्य कुछ ऐसे निर्देशकों की स्थापना करना है जिनका की पालन करते हुए हमारे देश के नीति बनाने वाले नीतियों का निर्माण करेंगे और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता करेंगे। यानी कि वे ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। ठीक है बच्चों, तो जब हम इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का इनके ऊपर प्रभाव दिखता है। इनमें से कुछ विचारधाराएं हैं जैसे कि समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर हम नीति निर्देशक सिद्धांतों का यानी कि डीपीएसपी का वर्गीकरण करते हैं और देखते हैं उनमें क्या क्या कहा गया है। समाजवादी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बात करती है एक समाज के बारे में, एक ऐसे समाज के बारे में जो समता मूलक हो, लोगों को समान अवसर देता हो, आय के समान अवसर देता हो, समानता स्थापित करता हो। गांधीवादी की विचारधारा की बात करें तो दोस्तों, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, उनका गांव के साथ बहुत जुड़ाव था और उन्होंने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा, एक अहम समय इस बात में व्यतीत किया कि राष्ट्रीय आंदोलन के साथ गांवों को जोड़ा जा सके। वो कहीं ना कहीं गांव के बारे को जो बातें हैं उनको लेकर के बहुत ही सजग थे। तो उनसे संबंधित जो विचारधाराएं हमारे डीपीएसपी में है उनको गांधीवादी विचारधारा में शामिल करते हैं। इसके अलावा कुछ उदार बौद्धिक विचारधाराओं से संबंधित बातें हैं, ऐसी विचारधारा जो बात करती है कि समाज को आगे कैसे ले जाना है, समाज परंपराओं से तो जुड़ा रहे लेकिन समाज विकास भी करे, कैसे नई नई अच्छी चीजों को अपनाए। यानी कि उदार बौद्धिक जो विचारधारा है उससे संबंधित जो बातें हैं वो भी हमारे भाग 4 में देखने को मिलती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको देखते हैं। इनमें पहला क्या है? अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना। यानी कि लोगों को मिलने वाला जो न्याय हो वो कैसा हो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सभी जगह उनको न्याय मिले। ठीक है, और इसके द्वारा हमें एक सामाजिक व्यवस्था, एक सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम स्टैब्लिश करना है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या हो सके? आय की असमानता खत्म हो सके, लोगों को, सभी को प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके समान रूप से। ठीक है, लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सके, लोगों को अवसरों की जो समानता है वो समान रूप से प्राप्त हो सके। ये बात कही गई है अनुच्छेद 38 में। अगला देखते हैं, अगला जो है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है वो भी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, यानी कि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो जिससे कि वे अपने जीवन का निर्वहन कर सकें। ठीक है, भौतिक संसाधनों का समान रूप से वर्गीकरण हो, भौतिक संसाधन किसी एक वर्ग के पास ना चले जाएं, किसी एक व्यक्ति के पास ना चले जाएं। भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो समान रूप से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक के पास संकेंद्रित हो गया, एक वर्ग अमीर होता जा रहा है, दूसरा जिसके पास भौतिक संसाधन नहीं है वो पिछड़ता चला जा रहा है। तो हमें समाज में समानता लेकर के चलनी है। ठीक है, धन और उत्पादन के जो साधन है, यानी कि धन का संकेंद्रण रोकना है, उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना है। इसका मतलब क्या है कि किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वर्ग के अंदर ये समाहित ना हो जाए, यानी कि सारी फैक्ट्री एक व्यक्ति को मिल जाए, सारे बिजनेस एक ही व्यक्ति को मिल जाए, ऐसा नहीं। सभी का समान रूप से वर्गीकरण हो, सभी का समान रूप से वितरण हो, जिससे कि एक समता मूलक, यानी कि समतामय, समता से युक्त समाज की, समानता से युक्त समाज की स्थापना की जा सके। स्त्रियों और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक है, कर्मचारी
जिस जगह पर काम करते हो उस जगह पर उनके लिए मानवोचित दशाएं हो, ऐसी दशाएं ना हो जिससे कि उनके जीवन की नुकसान पहुंचे जीवन को, ठीक है, और बालकों को स्वास्थ्य के विकास के अवसर प्राप्त हो सके। ये सब बातें जो है अनुच्छेद 39 में कही गई है। अगला देखते हैं, समाजवादी सिद्धांत में कहा गया है कि समान न्याय मिलेगा सभी को और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक न्याय देने की बात की गई है, ठीक है, लोगों को न्याय जो है समान रूप से उपलब्ध हो, सहज रूप से उपलब्ध हो। ऐसा नहीं हो कि पैसे नहीं है तो न्याय नहीं मिल पा रहा है, कोई व्यक्ति बड़े वकील करके सारे केस जीत ले रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा समाजवादी में और भी है, काम पाने के, शिक्षा पाने के, कोई बेकारी है, काम नहीं मिल रहा है तो उस दशा में काम पाने का भी प्रावधान है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बूढ़ा हो गया है, काम नहीं कर सकता है तो उसे सार्वजनिक सहायता मिलेगी। कोई ऐसा है, निशक्तता है, मान लीजिए कोई किसी ऐसी शारीरिक अक्षमता से ग्रसित है कि वो काम नहीं कर सकता है तो उसे भी लोक सहायता मिलेगी, उसे भी सार्वजनिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 42 को देखते हैं, ये भी समाजवाद से संबंधित विचारधारा वाला है, ठीक है। यानी कि काम की जो दशाएं हो वो न्याय संगत हो, यानी कि न्याय के अनुसार किसी स्थान पर काम करने के लिए जो दशाएं होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए लोगों को। इसके अलावा ये बात करता है प्रसूति सहायता से संबंधित, यानी कि जो एक गर्भकाल होता है स्त्रियों का, उसमें जो उन्हें मिलने वाली सहायताएं हैं वो उन्हें समुचित रूप से मिले, इनके बारे में बात करता है। अगला देखते हैं, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी मिले। निर्वाह मतलब जितना वो काम करे उतनी उन्हें मजदूरी मिलनी ही चाहिए, ऐसा ना हो कि वो काम तो दिन भर करें और उन्हें शाम तक खाने भर के भी पैसे ना मिल पाए, ठीक है। उनका एक शिष्ट जीवन स्तर हो, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर उन्हें प्राप्त हो सके, ठीक है। और एक समाजवादी विचारधारा से संबंधित है, समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, समानता लेकर के आनी है। तो क्या है अनुच्छेद 43 का में क्या दिया हुआ है, यदि कोई उद्योग है उसका कोई मैनेजमेंट है तो उस मैनेजमेंट में सभी कर्मचारी जो है वो भाग लेंगे या उनके जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे वो भाग लेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई उद्योग है उसमें मैनेजमेंट में सिर्फ ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, नीचे काम करने वाले लोग नहीं है। तो नीचे काम करने वाले लोग जो हैं अगर मैनेजमेंट में नहीं होंगे तो उनके हितों का ध्यान कौन रखेगा, उनके लिए अच्छी पॉलिसीज कौन लेकर के आएगा। तो इसलिए इनको मैनेजमेंट में शामिल किया जाना है अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर बढ़ाना है, जीवन स्तर बढ़ाना है। पोषाहार स्तर जैसे न्यूट्रिशन की कमी है, जो पोषक तत्व है उनकी कमी है तो उनको सभी के अंदर ये जो पोषण स्तर है वो लोगों में बढ़ सके, जीवन स्तर ऊंचा हो सके, लोग एक अच्छा बेहतर जीवन जी सकें, जो एक जीवन जीने के लिए जो एक आधारभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो था वो समाजवादी विचारधारा से संबंधित जो अनुच्छेद थे वो हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे गांधीवादी विचारधारा से जो प्रेरित है। दोस्तों ने पहले बताया कि गांधी जी का जो जुड़ाव है वो बेसिक बेसिक चीजों से बहुत ज्यादा है, जैसे गांवों से ज्यादा है, पशुओं से ज्यादा है, तो उससे संबंधित जो बातें हैं वो यहाँ पर की गई है। जैसे कि अनुच्छेद 40, जैसे कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, यानी कि गांव में जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उनको सशक्त किया जाए, उन्हें शक्तियां प्रदान की जाए जिससे कि वे स्वयं ही अपने विकास को सुनिश्चित कर सके, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 43 बात करता है, 43 किसके बारे में बात करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के बारे में। और कैसे कुटीर उद्योग, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से स्थापित किए गए हों और या फिर वो लोगों के समूह यानी कि सहकारी के द्वारा स्थापित किए गए। अगला देखते हैं, अगला कहा गया है कि यदि सहकारी समितियां बनाई गई हैं तो उनका जो गठन होगा वो स्वैच्छिक होगा, यानी कि ऑटोनोमस उनका गठन होगा, उनका जो संचालन करना है उन्हें उसमें भी उन्हें ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वे स्वयं ही अपना संचालन करेंगे, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। लोकतांत्रिक तरीके से लोग उसमें जुड़ सकेंगे, ठीक है, और उसमें व्यावसायिक प्रबंधन यानी कि एक कॉमर्शियल मैनेजमेंट जो है वो लेकर के आया जाएगा। आगे देख लेते हैं, गांधीवादी जो है विचारधारा है उसमें क्या है, एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या इसके अलावा भी जो समाज का एक कमजोर वर्ग है जो अभी तक समाज में पीछे रहा है, जिसे विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिले, जिसके अधिकारों का हनन होता रहा है, उसे आगे लेकर के आना है, उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को प्रोत्साहन देना है, ठीक है।
तो ये जो विचारधारा है ये गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत रखी जाती है। दोस्तों इस विचारधारा को कई बार समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत भी शामिल कर लिया जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो है, अगला बात करता है कि ऐसी दवाएं, ऐसे ड्रग्स, ऐसे पेय पदार्थ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे कि शराब है, जैसे कि स्मैक है, गांजा है, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगाना है। और लेकिन दोस्तों होता क्या है कि इन सब की कहीं ना कहीं औषधियों में भी उपयोग होता है, यानी कि मेडिसिन में भी उनका उपयोग होता है। तो क्या है कि केवल मेडिसिनल जो यूज है उसके लिए तो इसकी अनुमति होगी, लेकिन कोई यदि नशा करने के लिए शराब पी रहा है, गांजा ले रहा है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का जो है वो प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। अगला देखते हैं। गांधी जी बात करते हैं गाय और बछड़ों के बारे में, दुधारू पशुओं के बारे में, क्योंकि वो हमेशा गांव की जो विकास है उसके बारे में बात करते हैं, गांव को सशक्त करने की बात करते हैं। तो गाय, बछड़ा और दुधारू पशु है, इनकी बलि के ऊपर रोक लगानी है तथा उनकी नस्लों में सुधार करना है, जिससे कि अधिक दूध का उत्पादन हो सके और लोगों में इसके द्वारा भी पोषण स्तर जो है वो ऊपर हो सके। ये बात करता है किसके बारे में? गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पक्षियों के बारे में। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें हो गई गांधी जी की विचारधारा से संबंधित। और अगला जो वर्गीकरण है वो है उदार बौद्धिक, यानी कि ये ऐसी विचारधारा है जो हमारे समाज को आगे ले जाने का प्रयास करेगी, हमारी परंपराओं को तो हमसे जोड़े रखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के विकास में सहायक होगी, एक समानता वाला समाज लेकर के आएगी। जैसे कि पहला अनुच्छेद 44 में जो बात कही गई है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आना है। इसके बाद में अनुच्छेद 45 सभी बालकों के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला जो है वो अनुच्छेद 48, ये गांधीवादी विचारधारा में भी था और यहाँ पर भी है, जैसे कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से करना। ठीक है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 49 को देखते हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि जो हमारे पुराने स्मारक हैं, जो कलाकृतियां हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, पुराने पुराने मंदिर है, जैसे पद्मनाभन मंदिर है, तो ऐसे जो स्मारक हैं उनका परिरक्षण करना, संरक्षण करना और उन्हें आगे वाली पीढ़ियों के लिए बनाए रखना, जिससे कि ये आगे के समय तक प्रेरणा प्रदान कर सके। अगला देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण करना, संवर्धन करना उसका। ठीक है। वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। अगला देखते हैं 6 नंबर का पॉइंट, राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका जो न्याय देने वाली संस्था है वो, और कार्यपालिका यानी कि कानूनों को लागू करने वाली जो संस्था है, उनके बीच में पृथक्करण होना चाहिए, वे दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है। यदि अलग नहीं है तो एक कल्याणकारी समाज की स्थापना नहीं की जा सकती है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का वर्धन करना या उसको बढ़ाना है, सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके अलावा मान लीजिए भारत जो है हमारा देश है जो विभिन्न राष्ट्रों के साथ संधि समझौते करता है, तो उस संधि और समझौतों के प्रति जो है वो आदर बढ़ाना है। ठीक है। और जो अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे मध्यस्थों यानी कि आर्बिट्रेरी के माध्यम से उनको सुलझाना है, और उन सभी जो संधि है और जो समझौते हैं उनके प्रति आदर प्रदान करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी का वर्गीकरण जो है वो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमारी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।